177वां पर मैं संतोष क्यों जाहिर करूं, मुझे फर्स्ट क्यों नहीं होना है। प्रायः निर्णय ले चुका हूं कि हमें एडमिशन में सिर्फ मासिक शुल्क लेना है और जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षा का शुल्क लेंगे। स्कूल जब तक चालू नहीं होता है कन्वेंस का चार्ज हम न लिए और न लेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं उनकी तनख्वाह तो कभी रुकी नहीं है, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन अगर है भी तो काम पर लॉकडाउन है, तनख्वाह पर लॉकडाउन नहीं। जवाबदेही पूर्वक अपना फी जमा कर देना चाहिए ताकि यह जो कर्ज में विद्यालय डूब गया है, क्योंकि विद्यालय की ज़रूरत समाज को ही है। शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता, वो निजी या गवर्नमेंट नहीं होता है, वो शिक्षा होती है। बच्चे अगर सफल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से तो प्राइवेट स्कूल से भी सफल होते हैं। हमारा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और पिछले 1-1.5 सालों की बात करें या 2 सालों की बात करें तो लगातार देश की जो अर्थव्यवस्था है कोरोना संक्रमण के कारण, लॉकडाउन के कारण, हालांकि लॉकडाउन एकमात्र उपाय उस वक्त था कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद से अर्थव्यवस्था देश की पटरी से उतर गई है। लगातार सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन एक और पहलू है देश में, एक और व्यवस्था है जो इस वक्त पटरी से पूर्णतः उतर गई है और जिस पे कोई चर्चा हालांकि हो नहीं रहा है। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तमाम जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं वो लगातार पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ 1-2 वर्षों से आर्थिक संकट के दौर से और तमाम जो शैक्षणिक संकट के हैं उसके दौर से भी ये देश गुजर रहा है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मधुबनी स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के मुखिया हैं राम श्रृंगार पांडे जी, शिक्षाविद हैं और ये स्कूल बहुत पॉपुलर है, ये सबको पता है मधुबनी में। तो उनसे बात करते हैं राम श्रृंगार पांडे जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1-1.5 वर्षों में किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट हुई है, स्कूल क्या संकट, स्कूल मैनेजमेंट क्या संकट झेल रहा है और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका रोजगार कैसे चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। सर स्वागत है हिंदी माइक पे, आप पहली बार आए हैं, इसके लिए बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी माइक यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर 1-1.5 साल से, इससे पहले भी मैं 1-2 बार आपसे बात किया था, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हुई और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। प्राइवेट स्कूल की या प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो कैसे देखते हैं आप? एक पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट इसमें मैं अर्थव्यवस्था वाले पॉइंट पे जाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये है कि जिस तरीके से 10वीं की परीक्षा रद्द की गई, क्योंकि पहले विद्यार्थियों की बात कर लें, उसके बाद 12वीं के परीक्षा पे भी संकट सरकार ने रद्द करने का, सस्पेंड करने का फिलहाल आदेश दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो क्या देखते हैं आपकी इसका मूल्यांकन कैसे करना है, स्कूल के लिए कितना कठिन होगा, बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और क्या ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में जो काबिलियत जिन बच्चों में है, जो काबिल बच्चे हैं, उनको भी एक तरीके से हे की दृष्टि से देखा जाए कि अरे ये तो कोरोना काल में पास हो गया है, ऐसे स्कूल के अनुकंपा पे या सरकारी अनुकंपा पे पास हो गया है। देखा जाए ये शैक्षणिक क्षेत्र में मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट की परिस्थिति है। कोरोना पैंडेमिक में स्वाभाविक था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, जहां जीवन को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी, उसमें किसी सेंटर पर बच्चों को परीक्षा के लिए बुलाया जाए वो तो ठीक नहीं था। तो जो निर्णय सरकार के द्वारा ली गई है वो ठीक ही है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट की बात जो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम एक विषय के लिए 3 घंटे की होती है, जबकि स्कूल में ऐसे कई परीक्षाएं होते हैं। अब निर्भर करता है कि विद्यालय व्यवस्था कैसी है और ऊपर से जो निगरानी रखने वाले लोग हैं उनका विद्यालय व्यवस्था के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह का है। अगर विद्यालय व्यवस्था अगर सही हो जाए तो विद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी बच्चे को मान लिया जाए कि 6 क्लास में किसी बच्चे का नामांकन हुआ और वो बच्चे 10वीं में हैं, तो विद्यालय 5 वर्ष तक विद्यालय में वो बच्चे रहे और उन बच्चों का अनुभव 5 वर्ष तक है। इसमें अच्छा भी होता कि विद्यालय पर अगर फुल विश्वास किया जाता, साक्ष्य के तौर पर हर एक विद्यालय 4-5-6 परीक्षा ले चुके हैं, तो साक्ष्य के तौर पर वहाँ से रिकॉर्ड ले लिया जाता और
फिर रिजल्ट इशू किया जाता है, एक निगरानी भी होती। तो एक जो यह गैप हो गया है एजुकेशनल सेक्टर में, जो बड़ी गिरावट आ रही है ईमानदारी की, बच्चों का अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, अभिभावकों का शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, शिक्षक भी पूर्णतया इस रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि लोग उन पर भरोसा कर सके। तो ये सारी स्थिति सुधर जाती है और शिक्षा के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका होता। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन बनाया गया है उसमें कहा जा रहा है पिछले 3 साल में से किसी एक साल के रिजल्ट को ऑप्ट किया जाए। अब माना जाए कि मनोहर नाम का कोई बच्चा लास्ट ईयर 56वां रैंक स्कूल में था और लास्ट ईयर उसको जो अंक मिला था, आज के डेट में जो विद्यालय में 56वें रैंक पर बच्चे जाने वाले हैं, क्या वो दोनों एक ही हो सकते हैं? दोनों को एक पैमाने पर कैसे तौला जाएगा? तो यहाँ शिक्षक की ईमानदारी और शिक्षक की जो एक भावना होती है, एक जुड़ाव बच्चों से होता है, यह देखते हुए कि वह हो सकता है 56वां रैंक पर जो बच्चा आज है वह बेटर है, लेकिन बोर्ड का जो यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है उसके कारण उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। बेहतर होता कि विद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट बनाया गया है, बच्चों को इशू भी हो चुका है, उसमें तो अब कोई परिवर्तन संभव नहीं था। एक ये साक्ष्य लेके और बोर्ड इसको इशू करवा देती तो ज़्यादा बेहतर होता बच्चों के भविष्य के लिए भी। और विद्यालय को तो ईमानदार होना ही चाहिए। अगर कहीं गिरावट है तो यह हम सब की जवाबदेही है, और जो निगरानी रखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उनकी ज़्यादा जवाबदेही है कि इंस्टीट्यूशन सक्षम हो, वह ईमानदार हो, हर एक बच्चों के लिए उसकी दृष्टि समान हो, तो शायद शिक्षा की जो मौलिक अवधारणा है वो सिद्ध हो पाएगा। 12वीं की बात जहाँ है, तो 12वीं के बाद बच्चे विविध कॉलेजेज में जाते हैं, वहाँ एडमिशन में उनको अंक मिलेगा। विविध बोर्ड्स की परीक्षाएं हो चुकी है, CBSE या कुछ एक स्टेट बोर्ड्स हैं जिसकी परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ जहाँ नामांकन के लिए बच्चे जाएंगे, तो परीक्षा जहाँ ली जा चुकी है उनको सुपीरियर समझा जाएगा, और जो स्कूल के द्वारा भेजे गए अंक के आधार पर पास होंगे, तो निर्भर कर जाता है वहाँ की व्यवस्था पर। जहाँ बच्चे नामांकन को जाते हैं तो बच्चे वहाँ हीन भावना से ग्रस्त होंगे। ये जवाबदेही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देखना है कि बोर्ड किस तरह का निर्णय ले रही है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अगर पटा जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यवस्था है, वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे कारण, अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा डिजर्व करता है 70%, और ठीक है विद्यालय लेवल की बात होगी तो हम उसको 85% मार्क्स हम दे देंगे, तो उसका मनोबल अभी तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वह है ना, उस मनोबल जो बढ़ जाएगा, अध्ययन से वह मुकर जाएगा, पीछे हो जाएगा, उसमें ईगो आ जाएगी, वो ज़्यादा बूस्टअप फील करेगा, तो फिर वहाँ नुकसान हो जाएगा, दूरगामी प्रभाव उसका गलत होगा। परीक्षाएं सब जगह एडमिशन, चाहे अच्छा कॉलेज हो, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही होता है। JEE मेंस हो, JEE एग्ज़ाम हो, IIT में एडमिशन हो, मेडिकल में एडमिशन हो, या किसी एग्रीकल्चर में एडमिशन हो। सर यहाँ पे फिर भी एग्ज़ाम होता है, JEE अपना एग्ज़ाम लेती है, बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं 12th के बाद वो तो लेती है अपना। लेकिन सवाल वही उठता है ना कि मान के चलिए अब किसी बच्चे को कोई टीचर उसे कुछ भी कारण हो सकता है वो बच्चा उस टीचर का पसंदीदा बच्चा हो, 5-10 नंबर बढ़ा देता है, तो उससे तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था, जो सिर्फ एक स्कूल अगर ऐसा करता है, देश में अगर एक स्कूल भी ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं पूरी जो ये व्यवस्था, जो शिक्षा प्रणाली है और परीक्षा प्रणाली है, वो चरमरा जाएगा कि जो डिज़र्विंग बच्चा रहेगा वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, जो नॉन डिज़र्विंग रहेगा वो वहाँ पहुँच जाएगा, और जो ऐसे में तो डिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना कहीं ना कहीं। आपका शंका सही है। इसी तरफ तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि यह जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, शिक्षक अगर अपने आप को अपनी जगह पर ले आएँ तो शायद बच्चे, समाज का कल्याण हो जाएगा, और उसी दशा की आज ज़रूरत है। अभी देखे हैं कि विश्व में हमारे देश का जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो IIT बॉम्बे है या डिफरेंट IITs हैं, IIT मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली वगैरह वगैरह, तो जो सबसे अच्छा रैंक जिस IIT को आया है, मुझे ध्यान में आ रहा है शायद उसका 177वां रैंक है। तो हमारे देश के जो कर्णधार हैं वो 177वां रैंक पर वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस बात को भूल रहे हैं, भर्तृहरि कहे थे, तत् देश सपुतस्य सकाशात अग्रजन्मना,
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, जो 1 नंबर में था, पहली पंक्ति में होता था, आज हम 177वां अगर मेरा रैंक होता है मेरे देश के किसी इंस्टीट्यूशन का, तो इसमें हम क्यों हम परिश्रम से घबराते हैं? 177वां पर मैं संतोष क्यों जाहिर करूं? मुझे फर्स्ट क्यों नहीं होना है? तो ये तो वहाँ से शुरू होना चाहिए, है ना। और एक ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो, पॉलिसी सही ढंग से हो, और हमें परिश्रम करना चाहिए। एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन अगर ये शिक्षक, विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय के जो निदेशक हैं, या इसको ऑब्जर्व करने वाले जो आरओज हैं या सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट तरह की अर्हताएँ हैं, सबके बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट माहौल होना चाहिए। जिला लेवल पर डीओ होते हैं, ये अफसर और ये शिक्षक, ये जो एक अंतर है, खाई जो बनी हुई है, तो उसमें अच्छा करने वाले लोग भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे लोग हाशिए पर चले जाते हैं और ऑफिस का चक्कर लगाने वाले लोग वहाँ आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह की परिस्थिति से दूर निकालना होगा इस व्यवस्था को। चूँकि ये तो था जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका वो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अब नया एडमिशन लेंगे, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या 8-9 में हो या किसी भी स्टैंडर्ड में। आर्थिक स्थिति पूरी देश की इस वक्त चरमराई हुई है, हर परिवार लगभग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जो छात्र एडमिशन, न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेश स्टूडेंट है, एडमिशन लेंगे, उसके लिए आपकी स्कूल कोई विशेष छूट दे रही है इस बार? क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूल पे लगता है कि भाई एडमिशन के नाम पे मोटी रकम वसूलते हैं, तो आपका स्कूल क्या स्टैंड ले रहा है? बतौर व्यवस्थापक मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखा जाए पहले से ही हम लोग करते रहे हैं, और यह जो कोरोना पैंडेमिक है, तो इसमें हर एक विद्यालय की यह नैतिक जवाबदेही है। ख़ास तौर पर हमारी जहाँ तक परिस्थिति है, इसी वर्ष जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं जाके वहाँ सलट दिया। तो हमारी बाउंडेड ड्यूटी हो जाती है कि हमारे बच्चे या हमारे अभिभावक, उनको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम एक कदम आगे बढ़ के उनकी मदद करें। तो मैं प्रायः निर्णय ले चुका हूँ कि हमें एडमिशन में सिर्फ मासिक शुल्क लेना है, और जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षा का शुल्क लेंगे। स्कूल जब तक चालू नहीं होता है, कन्वेंस का चार्ज हम न लिए और न लेंगे। स्कूल जब से चालू होगा तो सिर्फ कन्वेंस का चार्ज लेंगे, और जहाँ तक हो पड़ेगा हम अपने बच्चों को, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो नामांकन के लिए आएंगे, उनकी परिस्थिति को ध्यान रखते हुए, ऐसा भी हो सकता है कि यह जनरल व्यवस्था है, लेकिन माना जाए कभी कभी हम किए हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ही उम्दा है और उसका फ्यूचर ब्राइट और प्रॉमिसिंग मैं देख रहा हूँ, तो मेरी जवाबदेही एक शिक्षक होने के नाते, व्यवस्था को हेड करने के नाते हमारी जवाबदेही हो जाती है कि उसके पास अगर पैसे नहीं है, बावजूद इसके हम उसको ऊपर उठा लें। यही तो जवाबदेही हमारी। और ऐसा नहीं, ये स्टेप तो आपकी स्कूल करती रही, तो इस बार से ये समझा जाए कि एडमिशन चार्ज लगभग ना के बराबर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रीजनल सेकेंडरी स्कूल में जो एडमिशन लेगा वो उसको ना के बराबर। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि मैं तमाम मुद्दों पे बात किया, तो एक बार आपकी समस्या पे भी बात हो जाए। सिर्फ आपकी ही नहीं, जो भी स्कूल मैनेजमेंट है देश भर में या जिला भर में या बिहार भर में, उसके सामने एक चुनौती है अपने शिक्षकों को तनख्वाह देना। और स्कूल पे ब्लेम लगता है कि कई पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो बोलते हैं, अरे स्कूल तो बंद है, फीस क्यों लेते हैं ये लोग। तो मैं चाहूँगा कि दोनों बिंदु क्लियर करें कि एक, आप तो अपने शिक्षकों को कैसे भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी देखना ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स को कैसी रियायतें मिल रही हैं। ये लगभग 15 महीना से ये लॉकडाउन से गुजर रहा है स्कूल। बीच में 2 महीने के लिए खुला भी तो नहीं खुलने के बराबर, फी नहीं के बराबर आए। प्रायः स्कूलों की ऐसी ही हालत होगी। अब नहीं इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ जैसे हमारी व्यवस्था है, तो पर मंथ मिनिमम 40 लाख रुपया एक्सपेंडिचर था, तो उसमें अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आएगा तो उसे नहीं आना ही समझेंगे। तो व्यवस्था जो अभी तक हम लोग जो किए हैं, पार्शियली या फुल्ली, यह सब लोन पर चला है। बैंक लोन, मार्केट लोन, या पहले से जो विद्यालय के पास संसाधन था उसी के बदौलत यह चला है। थोड़ा बहुत मुश्किल से उसमें 10% कंट्रीब्यूशन होगा करेंट कलेक्शन का, तो ऐसे चलता रहा है। अभिभावकों को भी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर आए। हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के अभिभावक होंगे। एक तो होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं,
तो गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं उनकी तनख्वाह तो कभी रुकी नहीं है ना। उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन अगर है भी तो काम पर लॉकडाउन है, तनख्वाह पर लॉकडाउन नहीं प्रभाव डाला है, तो उनको तो 100% देना चाहिए। दूसरा तबका है जो बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस सिर्फ विद्यालय और ट्रांसपोर्ट को छोड़कर, वो भी इस वर्ष इस लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित नहीं हुआ है, सिर्फ विद्यालय प्रभावित हुआ है। तो ऐसे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो उनको भी आगे आना चाहिए। और आगे आके वो ऐसे कुछ लोग जो 10% होंगे, जो सच में पीड़ित होंगे, पैसे जिनके पास नहीं होगी, आर्थिक ढांचा उनका कमज़ोर पड़ चुका होगा, तो विद्यालय की भी जवाबदेही बनती है वैसे बच्चों को सहलाना। और इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, कम से कम जवाबदेही पूर्वक अपना फ़ी जमा कर देना चाहिए, ताकि यह जो कर्ज में विद्यालय डूब गया है, क्योंकि विद्यालय की ज़रूरत समाज को ही है और यहीं के बच्चे पढ़ते हैं। गुणवत्ता अगर गिर जाएगी तो प्रभावित यहीं के बच्चे होंगे, स्कूल अगर लड़खड़ा जाएगी तो प्रभावित यहीं के बच्चे होंगे। तो जैसे तैसे हम लोग अभी तक चले हैं, आशा में हैं, आशा कर रहे हैं कि अभिभावक इन बातों को समझेंगे और फिर आगे बढ़कर पैसे भी जमा करेंगे। चूँकि आर्थिक संकट का आपने जिक्र किया तो मेरा ये आखिरी सवाल था, लेकिन एक सवाल मेरे अचानक दिमाग में आया। कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें प्राइवेट स्कूल को संचालन करने के लिए कुछ सरकारी अनुदान मिला है। क्या आपको नहीं लगता बिहार सरकार या केंद्र सरकार को अपने अपने स्तर पे जैसे हर जगह सब्सिडी वगैरह, मुफ्त राशन वगैरह मिल रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों को भी कुछ रियायत दिया जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि उसकी जो आर्थिक रीढ़ टूट गई है वो फिर से वो स्कूल्स खड़े हो पाएँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता, वो निजी या गवर्नमेंट नहीं होता है, वो शिक्षा होती है। बच्चे अगर सफल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से तो प्राइवेट स्कूल से भी सफल होते हैं। तो शिक्षा का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सरकार, हमारे चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अगर ऐसी विजन जो दिखाई पड़ रही है स्पष्ट, इसी सोच से सरकार चल रही है, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए भी कि 70% लगभग योगदान है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का फ्रॉम बॉटम टू टॉप, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या फिर हायर एजुकेशन सेक्टर हो, 70% योगदान है प्राइवेट सेक्टर का। और फिर इसके बाद बात आती है कि यह जो इंस्टीट्यूशन है वह भी तो भारतीय ही हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन है या जो लीड कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी तो भारत के ही हैं, यहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं वो भी तो भारत के ही हैं, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो एम्प्लॉई हैं वो भी तो भारत के ही हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति, चूँकि यह वेलफेयर स्टेट है, इसलिए सरकार की जवाबदेही बनती है कि सबको ऐसी पेंडेमिक या इस तरह की जो जब भी परिस्थिति बनती है तो उनके लिए विचार किया जाए। कर्नाटक सरकार कुछ हेल्प के लिए आगे बढ़ के आई है, इसके लिए उसको बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन हम व्हाट्सएप पर, एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप था जहां MLA MLC लोग जुड़े हुए हैं, उस पर एक लाइन यही कर्नाटक सरकार की जो बात थी तो मैं लिख भी दिया था। लेकिन अगर ऐसी सोच आ जाए, लोगों की आंखें खुले, दया दृष्टि अगर लोगों की बन जाए, यही तो अपेक्षा है लोगों की, ये प्रतिनिधियों से उस दिशा में लोग सोचें और सबको अपना समझें। ज़रूरत है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, चूँकि गवर्नमेंट चाह कर भी इतने बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशन एक साथ शुरू नहीं कर सकती है, बल्कि अब तो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हकीकत भी है कि प्राइवेट स्कूल बहुत कम पैसे में बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे पा रहा है, उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा पैसे में गवर्नमेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर है भी तो सुंदर से सुंदर बिल्डिंग बनता है, 5 से 10 वर्ष उसका लाइफ होता है। प्राइवेट सेक्टर में उसी बिल्डिंग का लाइफ होता है 50 साल। तो मुझे तो लगता है कि रिवार्ड देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को रिवार्ड मिलना चाहिए सरकार को। आप लोग भी अपनी ओर से इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, एक बात साफ है कि चाहे स्कूल प्राइवेट हो सरकारी हो, शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता है। लोग अपने अपने क्षमता अनुसार पढ़ते हैं और ऐसा भी नहीं कि सभी प्राइवेट स्कूल लूट ही मचा रखे हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं भी ऐसे बहुत सारे स्कूल, जिसमें रीजनल भी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आर्थिक स्थिति के अनुसार भी लोगों को रियायत दी जाती है। सरकार को भी और जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनको भी ये सोचना चाहिए, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं
उनको आगे आकर के अपने बच्चों का स्कूल फीस भरना चाहिए, जो भर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसके लिए विद्यालय पहले ही प्रावधान कर रही है, जैसा कि सर ने बताया। सरकार को भी क्योंकि सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का रोजगार भी स्कूल से जुड़ा हुआ था। कई टीचर्स, कई प्यून्स, बाकी के बैकहैंड स्टाफ्स जो होते हैं उनका भी घर चलता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप हिंदी माइक के साथ जुड़े रहें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए। नमस्कार।